अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं और आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपकी बुक में जो क्वांटिटीज़ एक्सपोनेंशियली वेरी करती हैं हम उनको आज स्टडी करेंगे। पिछले 6 लेक्चर में हमने डायरेक्ट रिलेशंस और इन्वर्स रिलेशन की डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस किया है। तो आज हमारे जो डिस्कशन का है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। ये इस फॉर्म के होते हैं, कोई कांस्टेंट, ये तो एक कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको हमने ए से शो किया। असल में ये क्या होता है कि कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल होता है, कांस्टेंट कोई वैल्यू उसके ऊपर वेरिएबल पावर में होता है, रेज टू अ पावर। जैसे यहाँ पे है y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, तो आपका जो वेरिएबल है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर में है। वो कांस्टेंट वैल्यू e भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। नॉर्मली जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं उसमें ज़्यादा कॉमन जो है वो ये e है। e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। तो e की पावर kx या e की पावर माइनस kx, ये दोनों तरह के इस तरह के होते हैं। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है a जो है, हम आगे इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह की भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम इसको क्वालिटेटिवली देखें तो डिपेंडेंट क्वांटिटी या तो इंक्रीज़ हो रही होगी या डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे अगर आप देखें इस फंक्शन में x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, सिंपली जैसे आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन जहाँ पे अगर x बढ़ेगा तो चूंकि ऊपर पावर नेगेटिव में बढ़ रही है तो ये डिवीजन में आएगी 1/e समथिंग, तो ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसलिए मैंने क्वालिटेटिवली लिखा है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के बढ़ने से ही बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। डिपेंड करता है फंक्शन की फॉर्म किस तरह की है। अगर फंक्शन इस तरह का है या इस तरह का है तो वो बढ़ रही होगी x बढ़ाने से, x पॉजिटिव अगर होगा, और इस सूरत में कम हो रही होगी अगर x पॉजिटिव है। तो हमने चूँकि फ़िज़िक्स के लिहाज से इसको स्टडी करना है तो हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ x पे नहीं देखेंगे, हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ही काम करेंगे सारा। तो हम उसको देखते हैं ज़रा। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस के इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये उसकी कुछ एग्जांपल हैं आपकी बुक में। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, जिसमें चार्ज जो डिपॉजिट होता है प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पे वो टाइम के साथ साथ किस तरह वेरी करता है, इसको हम देखेंगे। गैमा रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है वर्सेस थिकनेस ऑफ अ सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर गैमा रेडिएशंस पास होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी किस तरह वेरी करती है, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करती हैं। और इलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, वर्सेस टाइम, वो भी इसी को हम फॉलो करेंगे। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम वर्सेस टाइम, रेट ऑफ डिके वर्सेस टाइम, ये सारे जो हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले फंक्शन को क्वालिफाई करते हैं जिसमें y इज़ इक्वल टू के ई की पावर माइनस, सॉरी के लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने सिर्फ जो पहले लिखा है उसके लिहाज से सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, माइनस के एक्स। ये जो k है ये भी कोई कांस्टेंट होगा पावर में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, समथिंग कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ये जितने भी एग्जांपल आपकी बुक में हैं वो सारी इस वाले फंक्शन वाली हैं, प्लस वाली कोई भी नहीं है। तो हम इसी चीज़ को फिर इसी फंक्शन को हम देखेंगे जिसमें ये डोमिनेट कर रहा है फंक्शन, जिसमें x बढ़ने से y कम होगा। जो हम पहले बात कर रहे थे इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़। हमारी बुक में जितनी भी वो रिलेशन एक्सपोनेंशियल, उसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से डिपेंडेंट डिक्रीज़ हो रही है। तो हम इसलिए सिर्फ इस फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें हम कहें कि टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो चार्ज ऑन दी कैपेसिटर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़। डिस्चार्जिंग में, जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी, इसको आगे हम इसका एक ग्राफ भी बनाएंगे।
इसी तरह करंट की भी यही सिचुएशन है, चाहे वो चार्जिंग में हो चाहे डिस्चार्जिंग में हो। अगर टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ये जारी बता टाइम ने बढ़ना ही है, टाइम कम तो नहीं हो रहा, तो जो करंट है कैपेसिटर में वो भी कम होता जाता है, सिंपल। फिर इसी तरह आपने पढ़ा है बुक में कि टाइम के साथ साथ अनडिकेड एटम्स कम होते जाते हैं। रेट ऑफ डिके भी फिर उसी लिहाज से वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियल। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो बुक में गिवन है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करती हैं और इस फॉर्म को फॉलो करती हैं जिसमें इंडिपेंडेंट के बढ़ने से डिपेंडेंट कम होता है। ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर करें कि यहाँ पे अगर x को डबल पुट कर दें तो जो y है वो e की पावर माइनस के एक्स टाइम इंक्रीज़ होता है। इस तरह अगर ट्रिपल कर दें तो e की पावर माइनस 2kx टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ होगा, सॉरी इंक्रीज़ कह दिया, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या होनी है, डिक्रीज़ होनी है। तो इसका अगर हम चार्ट बनाएं जैसे हम पहले बनाया करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डबल कर दें तो डिपेंडेंट क्वांटिटी इतने टाइम्स e की पावर माइनस के एक्स टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये एक चीज़ है मेन जो आप देखेंगे कॉमन आएगी सब में कि अगर x की वैल्यू 0.693 ओवर k हो जाए तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हाफ हो जाती है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जाती है। इसको आगे हम देखेंगे भी, जो आपने पढ़ा भी हुआ है वैसे, हाफ लाइफ में पढ़ा हुआ है कि टी हाफ लाइफ जो है ना वो 0.693 ओवर लैम्डा है जो उसका डिके कांस्टेंट होता है। ये निकालना किस तरह है, आप सिंपली क्या करें, इस y प्राइम की जगह y/2 पुट कर दें, क्योंकि इसने हाफ होना है तो यहाँ से x निकाल लें तो बड़ी आसानी से log लेके आप x निकाल सकते हैं। बहरहाल अगर n टाइम इंक्रीज़ हो तो वो कितना डिक्रीज़ होगा, तो वो डिक्रीज़ होगा माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू के एक्स टाइम्स। जैसे यहाँ मैंने किया था कि अगर 3 टाइम इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ 2 आया था, अगर डबल हुआ तो यहाँ 1 आया था। तो n होगा तो क्या होगा, n माइनस 1 जो भी है, 4 है तो 3, 5 है तो यहाँ 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह करके ये वेरी करता है। अब अगर आपने रेशो की फॉर्म में देखना है इसको, तो ये रेशो बनती है, आप करके देख लें, x1 पुट करें और फिर एक बार x2 पुट करें तो ये आएगा आपका, जब रेशो लेंगे y1 और y2 इज इक्वल टू e की पावर k इंटू x2 माइनस x1। तो अगर आपको k की वैल्यू दे दी जाए और इनका आपस में रिलेशन बता दिया जाए तो आप रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें तो इस तरह आप रेशो फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं इस रिलेशन में कि रेशो क्या होगी, लेकिन आ भी सकते हैं। अगर पहले नहीं आया तो इसका मतलब नहीं अब आ नहीं सकता। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप, जो मैंने गिवन एग्जांपल यहाँ पे दी हैं उसके लिहाज से इसकी प्रैक्टिस करें। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम चेक करते हैं। ये हम डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनाया हमने, Q वर्सेस टाइम। तो ये उसका आपस ये रिलेशन होता है। तो ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये देखें Q नॉट जो है ये वही A वाला है जो आप देखते थे। तो ये समझें वो Q नॉट वाला फैक्टर है जो A है। ठीक होगी जी बात, वो कोई इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वैल्यू है कोई। इस तरह ये वाला K जो है इस रिलेशन में जो हमने लिखा है डिस्चार्जिंग का, वो हम K भी देख लेते हैं क्या बनता है। तो K बनता है 1 ओवर आर सी और माइनस एक्स, और x जो है वो t है यानी टाइम। तो इसका ग्राफ बनाएं तो ये शेप आएगी, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम Q नॉट कहेंगे, यानी ये वाली जो Q नॉट वैल्यू है ये है। आप पुट कर के देख लें मैथमेटिकली, t को 0 पुट करें तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब 1, तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट आ गया। तो ये Q नॉट की वैल्यू, फिर इस तरह ये डिक्रीज़ होगा एक्सपोनेंशियली। इसी तरह नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं उनके जो नंबर ऑफ़ अनडिकेड न्यूक्लियाई कह लें या एटम्स कह लें,
वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा जो है ये डिके कांस्टेंट है, जो हमने इक्वेशन में k जिसको कहा, अगर इसके इक्वलेंट वो इक्वेशन लिखे हैं जो हम पीछे लिखते आए हैं तो वो ये बनती है। तो देख सकते हैं आप y मतलब वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, n नॉट कांस्टेंट है कोई जिसको हमने a का, t जो है ये x है यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लैम्डा जो है ये कोई कांस्टेंट है जो सिस्टम को बयान कर रहा होगा। बहरहाल यहाँ से आप k की वैल्यू भी खुद निकाल सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी वगैरह वगैरह, और इस तरह ये इसका ग्राफ बनता है हमेशा एक्सपोनेंशियल का। इस तरह इसका अगर हम रेट ले लें dn/dt, वो भी ग्राफ इसी चीज़ को फॉलो करेगा जो रेट है। जैसे मैं अगर अभी हमने ग्राफ बनाया था ये वाला, तो करंट का ग्राफ भी ऐसे ही होगा। करंट आपको पता है कि करंट जो होता है वो dq/dt, तो ये होता है करंट। तो अगर आप ये करंट का ग्राफ बनाएं वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, वो भी इसी तरह का होगा, करंट भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। इस तरह रेट ऑफ डिके भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि चार्ज तो कम होता ही होता है लेकिन उसका रेट ऑफ डिस्चार्जिंग भी कम हो जाता है। तो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी अगर आप देखें वो इस तरह होती है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन काइंड ऑफ बन जाता है, लेकिन असल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डिस्चार्जिंग को बता रहा है। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं बुक में, वो इस टाइप का बना हुआ है। ये टाइम है और ये क्यू है। तो उसमें चूँकि t ज़ीरो पे चार्ज ज़ीरो होता है तो वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो वो इस तरह ग्राफ बनता है, आप बुक में देख भी सकते हैं। तो बहरहाल जो असल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इस तरह के होते हैं, ये जो उनकी जो शेप है। ठीक होगी जी बात। इस तरह नंबर ऑफ़ डिकेड एटम्स अगर निकालने हों तो वो भी इस तरह के होंगे, इस तरह का फंक्शन। यहाँ n नॉट आ जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ़ डिकेड एटम्स आएंगे, और यहाँ माइनस लैम्डा ओवर वही लैम्डा टी वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके आप ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल क्या है और रेशो कैसे आएगी, डबल हाफ कहाँ पे होगा। ये डबल तो क्योंकि होना नहीं, उसकी वजह हमने बता दी है कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा ही, तो ये डिक्रीज़ ही होना है। तो बहरहाल इसको ज़रा प्रैक्टिस करें और देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ और फंक्शंस देखेंगे जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी एक के बढ़ने से दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफ़िज़।